शुरू किया जाए सर। आज रात 12 बजे से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो रहे हैं, जिनको संसद के द्वारा विधिवत लागू किया गया है, पारित किया गया है। तो सबसे पहले इन कानूनों के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या बदलाव है। तो ये कानून जो है न्यायिक नागरिक के लिए केंद्रित कानून है। अब कैसे, जैसे कि इसमें एफआईआर से रिलेटेड ई-एफआईआर इलेक्ट्रॉनिकली सूचना दिया जा सकता है। 0 एफआईआर का प्रावधान है। महिलाओं के विरुद्ध कोई अपराध अगर घटित होती है तो 24 घंटे के भीतर उनकी सहमति से उनका बयान, चिकित्सीय जांच लेने का प्रावधान है तथा मेडिकल ऑफिसर जो हैं उन पे बाध्यता है कि 7 दिनों के भीतर उसकी रिपोर्ट दें। इसके अलावा पुलिस द्वारा पीड़ित को 90 दिनों के भीतर जांच जो है करके और जांच में क्या कार्रवाई हुई है उसके बारे में, उसकी प्रगति के बारे में पीड़ित को सूचित करना है। इसके अलावा नागरिक केंद्रित इसमें 2 चीज़ें और हैं धारा 397 और 98 में। एक तो कि विटनेस का प्रोटेक्शन स्कीम बनाया गया है, मतलब गवाह संरक्षण योजना, जिसके लिए अलग से राज्य सरकार जो है प्रावधान लाएंगी। और मुआवजा का जो पीड़ित हैं उनके लिए मुआवजा का भी आदेश पारित किया गया है। अब कुछ न्याय प्रणाली में टेक्नोलॉजी लाया गया है, बदलते समय के अनुसार टेक्नोलॉजी लाया गया है ताकि जो हम लोग साक्ष्य संकलन करते हैं, जो न्यायिक प्रक्रिया है, उसमें थोड़ी ट्रांसपेरेंसी रहे और त्वरित कार्रवाई हो पाए। अब जैसे इसमें ई सम्मन, जो सम्मन है अब भौतिक रूप से नहीं देना है, इलेक्ट्रॉनिकली चला जाएगा। ई नोटिस का प्रावधान है, यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जो हैं उनको भी प्रस्तुत करना। और ई ट्रायल भी है जो ई माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जा सकता है। जैसे कि गवाह है आपको, या फिर न्यायिक अभिरक्षा में कोई कैदी है तो उनको वहीं से न्यायालय के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थापित करवाना। तो ये काफ़ी बदलाव किए गए हैं जिससे आपकी कार्रवाइयाँ जो है वो कम समय में और ट्रांसपेरेंट रूप में हो पाएंगी। दस्तावेज जो है उसकी परिभाषा बदली गई है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जो है उसमें शामिल किया गया है। तो अब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हम लोग प्रस्तुत करते हैं तो उसको दस्तावेज के रूप में माना जाएगा। सेकेंडरी एविडेंस जो होता है, द्वितीय साक्ष्य जो होते हैं, उनकी परिभाषा को बताया गया है। जैसे ओरिजिनल से अगर कॉपी बनाया जाता है उसी समय किसी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का, तो वो भी हमारा जो द्वितीय साक्ष्य होगा। महिलाओं और बच्चों पे विशेष फोकस किया गया है। कुल मिला के 37 धारा ऐसी हैं जिनमें इनके ऊपर कोई भी अपराध होता है उससे निपटने की धाराएं दी गई हैं। इसमें सबसे बड़ा बदलाव है कि इसको जेंडर न्यूट्रल किया गया है इन सभी अपराधों पर। महिलाओं के विरुद्ध अपराध जो था पहले, तो दृश्यकारिता हो गया और डिसरोप, बेनग्न करना, ये अगर कोई महिला भी कारित करती है तो वो भी अब न्याय के धारा में आ गए हैं। प्लस जो हमारे पहले चाइल्ड का डेफिनेशन, बच्चों का डेफिनेशन था, उसको जेंडर न्यूट्रल किया गया है, सामान्य किया गया है कि बच्चा कोई भी हो, मेल हो, फीमेल हो या उभयलिंगी हो, 18 वर्ष से बस कम उम्र होनी चाहिए, वो बालक की डेफिनेशन के अंदर आएगा। इसके अलावा कुछ नए अपराध जोड़े गए हैं, जैसे कि झांसा देकर बलात्कार करने का आरोप होता है, छीन झपटी जो झपटमारी होती थी तो उसको जोड़ा गया है, छोटे संगठित अपराध को जोड़ा गया है, बड़े असंगठित अपराध, ऐसी धाराएं कुछ नई लाई गई हैं। उसके अलावा एक बड़ा बदलाव हुआ है कि देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता पे अगर कोई लोग या विशेष समूह प्रहार करते हैं तो उसके रूप भी बदलाव है। जो राजद्रोह था उसको हटा के ये देशद्रोह के अंदर लाया गया है। तो काफ़ी अच्छे बदलाव हुए गए, काफ़ी अच्छी रूप से नई चीज़ों को परिभाषित किया गया है। मॉब लिंचिंग है इसमें एक, कि अब जो मॉब लिंचिंग के दोषी होंगे उनको मृत्यु दंड तक की सजा मिलेगी। त्वरित न्याय, अब त्वरित न्याय के लिए क्या क्या है, कुल मिला के बीएनएस में 45 धाराओं को इसमें जोड़ा गया है बीएनएसएस पे। अब इसमें क्या है, जैसे एक आपको एग्जांपल दे रहे हैं, पहली सुनवाई जब भी होती है उसके 60 दिनों के अंदर आरोप को तय कर लेना है न्यायालय के द्वारा। उसके बाद अगर आरोप तय हो गया तो 90 दिनों के भीतर जो घोषित अपराधी हैं अगर वो अनुपस्थित थे, पहले क्या हुआ कि उनकी अरेस्टिंग नहीं हो रही है तो उनका जजमेंट नहीं हो रहा है, ट्रायल नहीं हो रहा है, अब एक विशेष प्रावधान कर दिया गया है, उसका नाम ही दिया गया है कि इंक्वायरी, ट्रायल एंड जजमेंट इन एब्सेंशिया। मतलब अगर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो गया तो आपका जजमेंट हो जाएगा, आपके ऊपर दे दिया जाएगा। उसके बाद आपको अपील का भी कम समय दिया जाएगा, उस समय तक भी आप अगर नहीं प्रस्तुत हुए तो आपको अपील का भी पावर नहीं दिया जाएगा। तो ये त्वरित न्याय में है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बदलाव है कि आपराधिक कार्यवाही में कोर्ट को 2 से अधिक, ध्यान देंगे, 2 से अधिक स्थगन देने की अनुमति नहीं। तो एक बहुत अच्छा है, बार बार जो है डिफेंस काउंसिल लोग जो है कोई ना कोई बहाना बनाकर अक्सर देखा जाता है कि स्थगित करते हैं, एडजर्नमेंट करते हैं, तो अब केवल 2 बार का प्रावधान है। अब देखते हैं कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में क्या क्या और बदलाव किया गया। तो इसमें एक मेजर बदलाव है कि अब अभियोजन निदेशालय राज्य स्तर पे भी होगा और जिले के स्तर पे भी होगा, जिसमें एक निदेशक रहेंगे, उनके नीचे उप निदेशक, उनके नीचे सहायक निदेशक, और सबको अपने अपने कार्य क्षेत्र बांटा गया है निश्चित रूप से, जो बहुत अच्छा है। पूछताछ और परीक्षण जो हम करते हैं, जो इंट्रोगेशन करते हैं, वो अब हम इलेक्ट्रॉनिक मोड में कर सकते हैं। इसकी भी हमें अलाउ किया गया कि हम लोग उसका यूज किया जा सकता है। विचाराधीन कैदियों के लिए उनकी रिहाई, इसके लिए भी कुछ प्रावधान है। जैसे जो पहली बार अपराध किए हैं ऐसे अपराधी, तो उनको रिहा किया जा सकता है कोर्ट के आदेश से।
इस तरीके के कुछ अच्छे बदलाव हुए हैं। अब सबसे बड़ा बदलाव जो पुलिस के एंगल से हुआ है, तो पुलिस की जवाबदेही भी बढ़ी है और पारदर्शिता भी बढ़ी है, प्लस जो कन्विक्शन हमें करना है दोषियों को, वो करने में अब हमें आसानी होगी। इसके कारण जैसे इसका एक एग्जांपल देंगे कि जब भी हम जब्ती तलाशी करेंगे उसको अनिवार्य किया गया है BNSS की धारा 105 के अंदर की उसका पूरी सर्च एंड सीजर का जो है हमें वीडियो रिकॉर्डिंग करना है। तो इस संबंध में हमारी तैयारी भी काफ़ी अच्छी है। फिर बताया गया कि असंज्ञेय मामलों में दैनिक डायरी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को 15 दिनों के अंतराल में भेजी जाएगी, तथा NCRB के द्वारा एक संकलन ऐप है जो डेवलप किया गया है, जिससे सभी पुलिस पदाधिकारी और भी जो प्रशासनिक पदाधिकारी इसको तुरंत इसको इस्तेमाल करके धाराओं के बारे में जान सकते हैं। सीधा इसमें आप धारा डालिए और उसमें क्या प्रावधान है आपको आ जाएगा। ये आम जनता के लिए भी ये आराम से ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। कौन सा ऐप है सर? NCRB के द्वारा संकलन ऐप है, संकलन ऐप, जो एप्पल ऐप स्टोर और गूगल ऐप प्ले स्टोर दोनों में। तो हमारा अनुरोध है जनता से कि हमसे जुड़े, हमारे फेसबुक का लाइव पेज होता है, हमारे ट्विटर का पेज है, हमसे कनेक्ट करें, नए आपराधिक कानूनों के बारे में जानें और इसके बारे में और चर्चा हो, जन जागरूकता हो। तो ये थी इसके बारे में बात। अब हम बात करेंगे कि पुलिस की इसमें क्या तैयारी है। तो हमारे पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देशन में पूरे बिहार में हर एक जिला में हाइब्रिड मोड में, हाइब्रिड मोड मतलब ऑनलाइन जो जिला उसमें डायरेक्ट जुड़े, और ऑफलाइन में ज्ञान भवन एन कॉलेज वगैरह में 3 सत्रों में, और प्रत्येक सत्र 3 दिवसीय था। तो पूरे पुलिस पदाधिकारियों की बृहद रूप में ट्रेनिंग हुई है। इसके अलावा हमारे स्तर से और मास्टर ट्रेनर के स्तर से हर एक थानाओं में जाकर इन पर विचार विमर्श, टेस्ट, इंटरैक्टिव सेशंस तथा प्रशिक्षण, जो सबसे जरूरी धाराएं हैं, क्या क्या चेंज आ रही है, प्रोसीजर में क्या क्या चेंज आ रहा है, इस सब के ऊपर विस्तृत रूप में चर्चा की गई है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु पिछले 1 माह से हम लोग भिन्न भिन्न रूप से प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो एक तो ये होगी प्रशिक्षण की बात। इसके अलावा इसको हम लोग कैसे धरातल पर लागू करेंगे, इसके लिए विशेष रूप से व्यवहारिक प्रशिक्षण पर ध्यान दिया गया। जैसे CCTV में बदलाव किया गया, ई-साक्ष्य का संकलन कैसे करेंगे उसमें बदलाव किया गया, पुलिस आदेश जारी किया गया है। फॉरेंसिक साक्ष्य संकलन कैसे होगा, 7 साल से ऊपर की जो भी सजाएं हैं उनमें अनिवार्यता है फॉरेंसिक साक्ष्य संकलन की। तो उसके लिए एक हमारे हर जिला में अब जो है एक चलंत फॉरेंसिक टीम रहेगी, जिसको एक फॉरेंसिक साइंटिस्ट लीड करेंगे। तो कुल मिला के देखेंगे कि हमारी तैयारी काफ़ी अच्छी है। और ये जो मेजर स्विच है जो सरकार की तथा पुलिस जो है हेडक्वार्टर्स का, ये एक बहुत बड़ा पुश है जो पुलिसिंग को जो है पॉजिटिव वे में चेंज करेगा। तो इसी के साथ काफ़ी अच्छा आप लोग से भी हम लोग सहयोग की अपेक्षा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आयोग को जो है अभी जो है ट्रेनिंग दी जा रही है। हर थाने में एक जैसे कंप्यूटर सिस्टम चिन्हित किया गया है कि जहां पे ये सारे ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग जो है करना है उसको प्रोसेस किया जाएगा। चलते हुए इसमें धीरे धीरे जैसे कि हम लोग ई डायरी की ओर जाएंगे, कांड दैनिकी आलेखन जो है ई फॉर्मेट में होगा, तो उसके लिए उनको कंप्यूटर में दक्षता ट्रेनिंग दी जाएगी। प्लस समय समय से जैसे PHQ का पुलिस हेडक्वार्टर का जो निर्देश होता है उसका अनुपालन किया जाएगा। सोशल मीडिया के लिए भी कोई कानून बनाया गया है? सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग के लिए पूर्व से भी कानून है, IT एक्ट के अंतर्गत कानून है, जिसपे हम लोग की हमेशा नजर रहती है। उस पर अगर कोई भ्रांति न फैला रहे हो वगैरह, उसके लिए कानून जो है BNS के ऊपर भी है। जैसे कि एक कुछ धाराएं हैं जिसमें अगर कोई र्यूमर फैलाता है तो 3 साल तक की सजा है उसमें, तो कुछ है इसमें। जिस तरह के पुलिस पदाधिकारी और कोर्ट में गवाही देने की ऑडियो वीडियो सुविधा दी गई है, क्या जो डॉक्टर भी जो यहाँ मेडिकल इंजरी बनाते हैं फिर दूसरे जगह, क्या उनको भी ये सुविधा प्रदान ऑनलाइन सुविधा गवाही नहीं, अभी तो इसका कोई प्रावधान धारा के रूप में नहीं है कि ऑनलाइन उनको किया जा सके। लेकिन कोर्ट में अगर उनको गवाही देनी है तो ये तो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से उनसे गवाही ले सकते हैं। वो तो सबके लिए बराबर है, वो भी उस समय गवाही होंगे, डॉक्टर रहेंगे ऐसा तो नहीं है, डॉक्टर तो अपने प्रोफेशन से है। लेकिन जब हम न्यायिक प्रक्रिया पे आएंगे तो उस समय वो एक गवाह के तौर पे रहेंगे, तो निश्चित ही की जा सकती है उस नियम के तहत। अक्सर देखा जाता है कि आवेदन थाने में FIR दर्ज नहीं होता है तो कोर्ट कंप्लेंट के माध्यम से मामला दर्ज होता है, उस पर भी कोई प्रावधान बदलाव किया गया है? हाँ, कोर्ट के प्रावधान जो कोर्ट से जो परिवाद आता है, तो अगर वो कोई सरकारी कर्मचारी के ऊपर है और उन पे आरोप है कि अपने सरकारी काम के क्रियान्वयन के ऊपर ही आरोप अगर लगा है, तो उसमें क्या है कि बिना उनसे एक बार कारण बताओ, बिना पूछे कारण प्रेक्षा किए और उनके वरीय पदाधिकारी से बिना रिपोर्ट प्राप्त किए न्यायालय संज्ञान नहीं ले पाएंगे। ऐसी एक धारा जो है लाई गई। आम पब्लिक के लिए नहीं, सिर्फ सरकारी नहीं, सरकारी ये आम पब्लिक कोर्ट कंप्लेंट कर सकते हैं आज कर सकते हैं। बस उसमें भी जो है कोर्ट को ऑब्वियसली उसमें देखना है। उसमें हमारा जैसे पहले का प्रावधान था कि आपको हमें FIR दर्ज करना है, उसके बाद नहीं होते हैं तो SP साहब, फिर जो है कोर्ट में हम लोग जाते थे तो वही प्रक्रिया शामिल है।